शानदार। अब मैं प्रस्तुत कर रहा हूं सुनहरी घड़ी और झूठा वक्त शीर्षक पर आधारित पहली कहानी। यह एक विस्तृत, गूढ़ और नैतिक तत्वों से भरपूर अकबर बीरबल कथा होगी। कहानी एक, सुनहरी घड़ी और झूठा वक्त, भाग एक। भाग एक, समय की कीमत। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर अपने महल की बालकनी से दरबार के चारों ओर फैले हुजूम को देख रहे थे। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई व्यापार कर रहा था, कोई फरियाद लेकर आ रहा था, तो कोई चुपचाप बैठा आसमान ताक रहा था। अचानक बादशाह की नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जो एक सुनहरी घड़ी को हाथ में पकड़े राजमहल की ओर चला आ रहा था। उसकी चाल धीमी थी, पर उसकी आंखों में एक चमक थी। दरबार में पहुंचते ही उसने जोर से कहा, जहांपनाह, मेरे पास एक ऐसी घड़ी है जो वक्त को पकड़ सकती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने हैरानी से पूछा, वक्त को पकड़ सकती है? ये क्या मजाक है? बूढ़ा बोला, हुजूर, यह कोई आम घड़ी नहीं है। यह जो समय दिखाती है वही सत्य होता है। अगर कोई झूठ बोले तो यह घड़ी उल्टी चलने लगती है। अगर कोई सत्य बोले तो यह और तेज चलती है। अकबर मुस्कुराए। तो क्या ये घड़ी बीरबल को भी परख सकती है? बूढ़ा गंभीर हो गया। बीरबल तो न्याय का स्वरूप हैं, हुजूर। मगर यह घड़ी उन्हें भी चुनौती दे सकती है। अकबर को इसमें मनोरंजन और परीक्षा दोनों दिखे। उन्होंने कहा, कल सुबह दरबार में यह घड़ी बीरबल की परीक्षा लेगी। भाग दो, बीरबल और घड़ी की पहली भेंट। अगले दिन दरबार सजा। बीच में मेज पर घड़ी रखी गई। बीरबल आए, घड़ी को देखा और बोले, हुजूर, समय कोई वस्तु नहीं जो पकड़ी जा सके। पर चलिए देखते हैं यह घड़ी क्या खेल दिखाती है। बूढ़ा बोला, बीरबल जी, आप कोई एक बात कहिए। यह घड़ी सत्य झूठ का फैसला करेगी। बीरबल ने हंसते हुए कहा, मैं आज देर से उठा। घड़ी बिल्कुल भी नहीं हिली। बीरबल ने दूसरा वाक्य कहा, मैंने सुबह सूरज निकलने से पहले गंगा स्नान किया। घड़ी उल्टी दिशा में चलने लगी। दरबार में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। बीरबल मुस्कराए, यह घड़ी तो मजेदार है। भाग तीन, राज के पीछे की चाल। दरअसल वह बूढ़ा साधारण व्यक्ति नहीं था। उसका नाम था शारिफुद्दीन, जो पहले दरबार में रत्न परीक्षक हुआ करता था, लेकिन उसे बीरबल की सलाह पर दरबार से निकाला गया था। वह बदला लेना चाहता था। वह जानता था कि बीरबल सत्यप्रिय हैं, लेकिन उसने घड़ी में एक गुप्त तंत्र लगाया था जिससे जब चाहो उसकी सुई उल्टी या सीधी चला सको। घड़ी का सच किसी को पता नहीं था। अब बीरबल को संदेह हुआ। उन्होंने घड़ी को ध्यान से देखा और कहा, इस घड़ी की सुइयां समय से नहीं, किसी अदृश्य शक्ति से चल रही हैं। अकबर ने कहा, क्या तुम इस घड़ी की असलियत साबित कर सकते हो? बीरबल बोले, हाँ हुजूर, लेकिन मुझे 3 दिन और चाहिए। अकबर ने अनुमति दी। भाग 4, बीरबल का रहस्योद्घाटन। 3 दिन बाद बीरबल लौटा। उसके साथ 3 व्यक्ति थे, एक गूंगा, एक अंधा और एक साधु। बीरबल ने कहा, इन तीनों को घड़ी के सामने लाएं और इनसे कुछ सवाल पूछें। पहले आया गूंगा। शारिफुद्दीन ने पूछा, क्या तुमने चावल खाए? गूंगे ने सिर हिलाया। घड़ी उल्टी चलने लगी। बीरबल मुस्कराया, गूंगा तो बोल ही नहीं सकता, फिर झूठ कैसे बोले? अब आया अंधा। क्या तुमने सूरज को देखा? हाँ, अंधे ने कहा। घड़ी तेज चलने लगी। दरबार में हंसी गूंज गई। फिर आया साधु। उसने कुछ नहीं कहा, बस मौन रहा। घड़ी रुक गई। बीरबल ने कहा, जहां कोई सच झूठ न बोले
वहां घड़ी की शक्ति समाप्त हो जाती है। बीरबल ने फिर घड़ी को खोलकर दिखाया कि उसके अंदर एक चक्र था जो एक चुंबकीय धागे से जुड़ा था। वह शारिफुद्दीन की अंगुली में पहने अंगूठी से नियंत्रित होता था। अकबर ने क्रोधित होकर शारिफुद्दीन को कारागार में डाल दिया। भाग 5 समय की असली परख। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं, पर यह बताओ, क्या वक्त को सचमुच पकड़ा जा सकता है? बीरबल बोले, वक्त को पकड़ा नहीं जा सकता हुजूर, लेकिन उसके महत्व को समझा जा सकता है। यह घड़ी, यह चालाकी, यह परीक्षा, इन सब से एक बात स्पष्ट हुई, जो समय की कद्र करता है वही सच्चा है, और जो उसे धोखा देता है वो स्वयं झूठ बन जाता है। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। समाप्त कहानी 1। यदि आप चाहें तो मैं अभी दूसरी कहानी भी लिखना शुरू कर सकता हूं, जो सुनहरी घड़ी और झूठा वक्त पर एक भिन्न कथानक के साथ होगी, पूरी तरह नई, पर उसी शीर्षक की भावना को लेकर। क्या शुरू करूं? बहुत बढ़िया। अब प्रस्तुत है सुनहरी घड़ी और झूठा वक्त शीर्षक पर आधारित दूसरी पूर्ण और अलग कहानी, लगभग 5000 शब्दों में। यह कथा पहली कहानी से पूरी तरह भिन्न होगी, नए पात्र, नया रहस्य और एक गहरी नैतिक सीख के साथ। कहानी 2, सुनहरी घड़ी और झूठा वक्त, भाग 2। भाग 1, अनोखी भेंट। एक रात की बात है, जब चांदनी अपनी चुप्पी बिखेर रही थी, तब महल में एक अजनबी को महल के दरबानों ने पकड़ा। उसके हाथ में एक चमकती हुई सुनहरी घड़ी थी। घड़ी पर खुदा था, जिसने समय को झूठ से बदला, वह काल का ग्रास बना। अजनबी कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखें कह रही थीं कि वह कुछ देना चाहता है राजा को। सुबह होते ही बीरबल को बुलाया गया और अजनबी को अकबर के सामने लाया गया। कौन हो तुम? अकबर ने पूछा। अजनबी ने लिखा, मैं वक्त का सौदागर हूं। इस घड़ी में राज है उस वक्त का जो कभी लौटकर नहीं आता। इसे आपकी सुरक्षा के लिए लाया हूं। अकबर को बात जंच नहीं रही थी, पर बीरबल की रुचि जाग चुकी थी। अगर यह घड़ी समय से जुड़ी है तो इसकी परीक्षा होनी चाहिए, बीरबल बोले। अकबर ने सहमति दी। अगले दिन महल के बाहर एक विशाल जनसभा में घड़ी की परीक्षा होनी तय हुई। भाग 2, जनता की परख। घोषणा हुई कि जो भी व्यक्ति इस घड़ी को हाथ में लेगा और सच कहेगा, घड़ी की सुई तेजी से चलेगी। अगर झूठ बोलेगा तो समय उल्टा दौड़ पड़ेगा। भीड़ उमड़ी। पहला व्यक्ति आया। मैंने अपनी मां को कभी नहीं मारा। घड़ी रुकी रही। दूसरा आया, मैंने कभी चोरी नहीं की। घड़ी उल्टा घूमी। हर किसी के कथन पर घड़ी प्रतिक्रिया दे रही थी। भीड़ विस्मित थी। तभी एक बच्चा आया, करीब 8 साल का। उसने कहा, मैंने झूठ बोला है, पर आज नहीं। घड़ी पहले कुछ पलों को रुकी, फिर धीरे धीरे चलने लगी। भीड़ चुप हो गई। बीरबल के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। भाग 3, दरबार में साजिश। इसी बीच एक षड्यंत्र पल रहा था। राजमहल में रहने वाला एक दरबारी, मीर फैज, अकबर की गद्दी को हिलाने के लिए एक बड़ी योजना बना रहा था। उसे पता चला कि यह घड़ी सच और झूठ को अलग कर सकती है। उसने सोचा कि घड़ी की मदद से वह बीरबल और अन्य मंत्रियों को बदनाम कर सकता है। उसने अजनबी को अपने पक्ष में कर लिया। अगले दिन वह खुद घड़ी लेकर दरबार में आया और बोला, मैं बीरबल पर आरोप लगाता हूं कि उन्होंने राजकोष से गुप्त धन निकाला है। बीरबल ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं स्वयं इस घड़ी से सत्यापन करवाऊंगा। उन्होंने घड़ी को हाथ में लिया और कहा,
मैंने राजकोष से कोई धन नहीं लिया। घड़ी पहले रुकी, फिर उल्टी दिशा में चलने लगी। दरबार में सनसनी फैल गई। भाग 4 बीरबल की चुप्पी। अकबर स्तब्ध थे। बीरबल कुछ नहीं बोले। पूरे दिन बीरबल ने एक भी शब्द नहीं कहा। अगले दिन अकबर ने उन्हें बुलाया और पूछा, क्या तुम दोषी हो बीरबल? बीरबल बोले, नहीं हुजूर, पर घड़ी को दोषी साबित करने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने 3 दिन दिए। तीसरे दिन बीरबल ने दरबार में लौटकर कहा, जहांपनाह, क्या आपने कभी सोचा है कि यह घड़ी झूठ और सच नहीं बल्कि डर और साहस को मापती है? सभी चौंके। बीरबल बोले, मैंने जानबूझकर झूठ बोला ताकि देख सकूं क्या घड़ी मेरी आत्मा की हलचल को पकड़ सकती है। और उसने पकड़ा, क्योंकि मैं जानता था मैं झूठ बोल रहा हूं। इसका अर्थ है, घड़ी मनोविज्ञान पर काम करती है? अकबर ने पूछा। हाँ, यह घड़ी व्यक्ति के हाथ की धड़कनों और कंपन को महसूस करती है, और यही इसका रहस्य है। यह किसी रहस्यवादी वस्तु से नहीं बल्कि विज्ञान और चालाकी से चलती है। भाग 5 धोखे की घड़ी। बीरबल ने फिर घड़ी को तोड़कर उसके अंदर एक बेहद बारीक धागा निकाला जो एक सुई से जुड़ा था। यह धागा व्यक्ति की नाड़ी की गति से जुड़ा होता है। अगर व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसकी नाड़ी की गति बदलती है और घड़ी की दिशा बदल जाती है। तो इसका अर्थ है, इस घड़ी को धोखे से सत्य का रूप दिया गया था। बीरबल ने सिर हिलाया। मीर फैज को लगा कि वह इस घड़ी से मेरी छवि धूमिल कर देगा, लेकिन जो घड़ी डर के संकेत से चलती हो वह कभी न्याय नहीं कर सकती। अजनबी भी पकड़ा गया। उसने स्वीकारा कि वह फैज के बहकावे में आ गया था। भाग 6 समय की सच्ची परीक्षा। अकबर ने पूछा, तो फिर कौन सी घड़ी सच बता सकती है बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, अंतरात्मा की घड़ी, जहां न सुई होती है, न कांटा, न कंपन। बस एक मौन होता है जिसमें समय स्वयं निर्णय करता है। दरबार में सन्नाटा था, फिर धीरे धीरे वह मौन तालियों में बदल गया। समाप्त। कहानी 2। अगर आप चाहें तो मैं अब अगले शीर्षक जैसे राजा का आईना और सच्चाई की छवि पर 2 नई कहानियां शुरू कर सकता हूं। बताइए किस शीर्षक पर आगे बढ़े। बहुत खूब। अब प्रस्तुत है सुनहरी घड़ी और झूठा वक्त शीर्षक पर आधारित चौथी और अंतिम कहानी, जिसमें पहले से अलग और गहरे सामाजिक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक आयाम होंगे। इस कहानी में समय को एक चरित्र की तरह पेश किया गया है, ऐसा चरित्र जो इंसान के भीतर पल रहे झूठ और उसके परिणामों को खामोशी से नापता है। कहानी 4 सुनहरी घड़ी और झूठा वक्त। भाग 4। भाग 1 वह जो समय बन गया। दिल्ली के पास एक पुराना गांव था, दौरपुर। वहां के लोग कहते थे कि एक समय वहां घड़ी बनती थी जो झूठ को पकड़ लेती थी। कहते हैं उस घड़ी में वक्त खुद कैद था। इसी गांव में एक दिन बीरबल अकेले पहुंचे, भेष बदलकर। उन्होंने सुना था कि वहां एक बूढ़ा घड़ीसाज रहता है जो किसी से बात नहीं करता, लेकिन कभी किसी वक्त अकबर का मित्र था। उस बूढ़े का नाम था गुफरान उस्ताद। गुफरान ने बीरबल को देखते ही कहा, तू वही है न जो सच को पहनकर चलता है? बीरबल मुस्कराए, और आप वही हैं जो वक्त को सुनहरी जंजीर में बांध चुके हैं। भाग 2 सच का साज। गुफरान ने बीरबल को एक सुनहरी घड़ी दी, जंग लगी हुई, टूटी सी, पर अब भी चालू। उसने कहा, यह घड़ी जब किसी के हाथ लगती है तो वह अपना सच्चा अतीत देखता है।
लेकिन शर्त यह है, घड़ी तुमसे कोई सवाल पूछेगी और अगर तुमने झूठ कहा तो वक्त से काट दिए जाओगे। बीरबल ने मुस्कराकर घड़ी को हाथ में लिया। घड़ी की सुई थम गई। घड़ी से एक आवाज निकली, बीरबल की ही आवाज में, पर कहीं भीतर से। क्या तुमने कभी किसी निर्दोष को सजा दिलवाई है? बीरबल ने आंखें बंद कर लीं। एक क्षण का मौन। फिर बोले, हाँ, जब मुझे पूरा सत्य नहीं मालूम था। घड़ी तेज घूमने लगी और फिर स्थिर हो गई। बीरबल की आंखें भीग गईं। गुफरान बोले, अब तू वक्त के योग्य है। भाग 3 झूठ की अदालत। बीरबल घड़ी लेकर महल लौटे। उन्हें पता चला कि एक मंत्री, काजी रफीक, लोगों की जमीन हड़प रहा था। वह बड़े आत्मविश्वास से खुद को निर्दोष साबित करता रहा। अकबर ने कहा, इस बार फैसला घड़ी करेगी। रफीक ने घड़ी पकड़ी। घड़ी ने पूछा, तो क्या तूने कभी किसी का हक छीना है? रफीक ने मुस्कराकर कहा, नहीं। घड़ी से धुआं निकला। सुइयां बंद हो गईं और अचानक एक तस्वीर उभर आई, जमीन हड़पते समय की, एक महिला की चीख, एक बच्चे का रोना। दरबार में सब स्तब्ध। अकबर बोले, ये कैसा जादू है? बीरबल बोले, यह जादू नहीं, वक्त की न्याय शक्ति है। यह घड़ी हमारे अतीत को हम पर दिखा देती है, जैसे कोई आईना, और झूठ उसमें चिल्लाता है। भाग 4 न्याय का नया वक्त। अकबर ने उस घड़ी को न्याय का यंत्र घोषित किया और आदेश दिया कि हर मंत्री, हर अधिकारी, हर राजकीय सेवक को साल में एक बार इस घड़ी के सामने बैठना होगा और घड़ी से उसके एक सवाल का जवाब देना होगा। इस पर सब घबरा उठे। कुछ मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। कुछ ने अपने अपराध कबूल किए। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या यह ठीक है, लोगों को डर से सच बुलवाना? बीरबल ने कहा, नहीं, यह डर नहीं, यह दर्पण है। जो चेहरा सही है उसे डर नहीं लगता। जो चेहरा नकली है उसकी परछाई भी कांपती है। भाग 5 अंतिम प्रश्न। वर्षों बाद जब बीरबल वृद्ध हो गए, उन्होंने घड़ी को आखिरी बार उठाया। घड़ी ने पूछा, क्या तू जानता है तेरा समय कब खत्म होगा? बीरबल ने मुस्कराकर उत्तर दिया, वह दिन जब मैं किसी के सत्य को झूठ समझ बैठूंगा। घड़ी शांत हो गई। फिर धीरे धीरे उसने अपनी सुइयां बंद कर लीं और बीरबल की हथेली पर समाप्त शब्द उभर आया। समाप्त कहानी 4। अंतिम विचार। सुनहरी घड़ी और झूठा वक्त श्रृंखला की ये 4 कहानियां सिर्फ एक घड़ी की नहीं थीं, ये हमारे अपने भीतर की घड़ी, आत्मा और सच झूठ की गूंज की कहानियां थीं। अगर आप चाहें तो अगली श्रृंखला शुरू करें, जैसे राजा का आईना और सच्चाई की छवि, बीरबल और मौन की अदालत, गवाह पेड़ और झूठी छाया। बताइए किस शीर्षक पर आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। अब आप पढ़ने जा रहे हैं सुनहरी घड़ी और झूठा वक्त की तीसरी कहानी, जो इस शीर्षक की भावना को एक नई परत, नए किरदारों और नए दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करती है। यह कथा पहले 2 से भिन्न है और इसमें दार्शनिक गहराई, सामाजिक बिंब और आत्मनिरीक्षण की झलक भी मिलेगी। कहानी 3 सुनहरी घड़ी और झूठा वक्त, भाग 3। भाग 1 सुनहरा उपहार। एक बार की बात है, एक महान कारीगर ने बादशाह अकबर को एक तोहफा भेजा, एक सुनहरी घड़ी, जिसे उसने वक्त का आईना कहा। उसने एक पत्र भी भेजा। जहां पनाह, यह घड़ी न केवल समय बताती है, बल्कि व्यक्ति के वक्त की सच्चाई भी दिखाती है। जो इसका सामना नहीं कर पाता, वो अपनी उम्र गंवाता जाता है।
अकबर ने उस घड़ी को अपने कक्ष में रखवा लिया। वह बहुत आकर्षक थी, सुनहरी फ्रेम, नीले रत्नों से जड़ी सुइयां और उसमें घूमते एक छोटे से चक्र पर उभरे शब्द, तू वक्त को झूठ बोलेगा, वक्त तुझे ही झुठला देगा। यह देख बीरबल की आंखों में चमक आ गई। भाग 2 युवराज सलीम की उलझन। इन दिनों युवराज सलीम एक निर्णय से उलझे हुए थे। उन्हें महल के बाहर घूमने और आम जनता की जिंदगी को समझने की चाह थी, पर वे डरते थे अगर बादशाह को पता चला कि वे हर रात वेश बदलकर नगर में निकलते हैं तो क्या होगा। एक रात जब सलीम महल में लौटे तो उन्होंने देखा कि घड़ी उन्हें देख रही है। सुइयां थम गई थीं। उनके हृदय में डर समा गया। सुबह बीरबल के पास पहुंचे। बीरबल चाचा, क्या वक्त किसी के झूठ को पहचान सकता है? बीरबल मुस्कराए। वक्त नहीं बेटा, पर झूठ बोलने वाला खुद को पहचान जाता है। यही उसका दंड होता है। भाग 3 वक्त की अदालत। अगले दिन अकबर ने एक सभा बुलाई। उन्होंने घड़ी को दरबार के मध्य में रखवाया और घोषणा की, जो भी झूठ बोलेगा इस घड़ी की सुइयां उल्टी चलेंगी। सत्य बोलने पर समय तेज दौड़ेगा। दरबार में पहले आए एक व्यापारी, मैंने कभी किसी ग्राहक को ठगा नहीं। घड़ी उल्टी चलने लगी। दूसरा व्यक्ति, मैं रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं। घड़ी कुछ क्षण रुकी, फिर धीमे धीमे चलने लगी। अब बीरबल आगे आए। मैंने अकबर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। घड़ी तेज घूमने लगी। दरबार में खलबली मच गई। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम सच बोल रहे हो? बीरबल बोले, मैंने आज सुबह आपके उठने से पहले महल में प्रवेश किया और घड़ी को उल्टा पुल्टा देखा, इसलिए मेरी आत्मा इसे उल्लंघन मानती है। भाग 4 घड़ी का रहस्य। रात को बीरबल ने चुपचाप घड़ी की जांच की। उसे घड़ी के पिछले हिस्से में एक चाकू जैसा पतला द्वार मिला। अंदर झांकते ही वह चौंक गया। वहां एक रेत घड़ी का यंत्र था, एक ऐसा यंत्र जो ध्वनि तरंगों पर चलता था। घड़ी के भीतर ऐसा संवेदनशील तंत्र था जो व्यक्ति की आवाज की गति और कंपन के अनुसार तय करता था कि वह कितना आत्मविश्वासी है। यह घड़ी झूठ या सच नहीं, विश्वास और संदेह पर काम करती थी। भाग 5 वक्त से बड़ा सच। बीरबल ने अगली सुबह सबके सामने घोषणा की, यह घड़ी उस मनुष्य का वक्त दिखाती है जो अपने भीतर के सत्य को पहचानता है। यह घड़ी झूठ को नहीं पहचानती, बल्कि आत्मसंघर्ष को पकड़ती है। फिर उन्होंने एक सवाल पूछा, अगर एक व्यक्ति चोरी करता है पर उसे खुद पर अफसोस है और दूसरा व्यक्ति सच बोलता है पर गर्व से, तो क्या घड़ी किसे सही मानेगी? दरबार में सन्नाटा था। बीरबल ने जवाब दिया, जो पछताता है वह वक्त से तेज है। जो झूठ पर गर्व करता है वह वक्त के पीछे है। यह घड़ी हमें याद दिलाती है कि वक्त केवल उन लोगों का साथ देता है जो अपने भीतर झांकना जानते हैं। समाप्त कहानी 3। अब यदि आप चाहें तो मैं इस शीर्षक सुनहरी घड़ी और झूठा वक्त पर एक चौथी और अंतिम कहानी भी लिख सकता हूं, बिल्कुल नई, शायद थोड़ा और रहस्यपूर्ण या आत्मनिरीक्षण से भरी। क्या मैं आगे बढ़ाऊं? बहुत खूब। आपने सुनहरी घड़ी और झूठा वक्त श्रृंखला को इसके गूढ़ और आत्मदर्शी अंतिम भाग तक पढ़ा, और अब आप चाहते हैं इसका आगे का भाग, यानी जो वक्त के उस पार है। तो आइए आज हम आगे बढ़ते हैं एक रहस्यमय विस्तार की ओर, जहां घड़ी का रहस्य वक्त से भी बाहर जाता है, जहां बीरबल की बुद्धि भविष्य से टकराती है, और जहां झूठ अब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक जीवित शक्ति है।
सुनहरी घड़ी और झूठा वक्त भाग 5 झूठ का वंश। भाग 1 खोया हुआ समय। बीरबल की मृत्यु के वर्षों बाद युवराज सलीम अब सम्राट जहांगीर बन चुके थे। दरबार में अब नया रंग था, नए वजीर, नए कवि और नए झूठ। परंतु एक दिन महल की दीवार के पीछे से एक अजीब सी ध्वनि सुनाई दी। टिक टिक टिक, जो वर्षों पहले बंद हो चुकी सुनहरी घड़ी की आवाज थी। सलीम घबरा गए। उन्होंने वह पुराना बक्सा खुलवाया, लेकिन उसमें घड़ी नहीं थी। भाग 2 बीरबल की गुप्त डायरी। एक पुरानी तिजोरी से बीरबल की हस्तलिखित डायरी मिली। उसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, जिस दिन वक्त खुद को खो बैठे, उस दिन घड़ी इंसान नहीं, झूठ को परखने आएगी। वह तब वापस आएगी, एक नए रूप में, एक जीव के रूप में। और नीचे एक नक्शा था जो दौरपुर नामक गांव की ओर इशारा कर रहा था। भाग 3 दौरपुर का रहस्य। जहांगीर ने अपने सबसे चतुर खोजी फिरोज बेग को दौरपुर भेजा। वहां उसे एक पुराना पेड़ मिला, जिसके नीचे घड़ी की सुइयां जमीन से बाहर झांक रही थीं, जैसे कोई उसे जिंदा गाड़ गया हो। जब फिरोज ने उसे बाहर निकाला, घड़ी अचानक हवा में उठी और एक चिंगारी की तरह जलने लगी। और फिर उस चिंगारी से एक मानवाकार बना। घड़ी अब इंसान बन चुकी थी। उसने कहा, मैं वक्त का झूठ हूं। मैं वही हूं जिसे लोग सच कहते हैं पर जानते नहीं। मैं बीरबल का उत्तराधिकारी नहीं, विरोधी हूं। भाग 4 वक्त का द्रोही। इस जीव का नाम था ज़मानिल। ज़मानिल वह शक्ति थी जो हर इंसान के भीतर उस समय जागती है जब वह अपने झूठ को सच मान लेता है। वह दरबार में आकर बोला, अब मुझे कोई घड़ी नहीं चाहिए। अब मैं इंसानों के चेहरों में ही समय देखता हूं। तुम सबने अपने भीतर की घड़ी बंद कर दी है। अब मैं तुम्हारा समय तय करूंगा। लोग डर गए, कुछ उसके साथ हो लिए। जहांगीर असमंजस में था। भाग 5 बीरबल की विरासत। सिर्फ एक उपाय था, बीरबल की एक अनकही कहानी। डायरी के आखिरी 2 पन्नों में एक मंत्र लिखा था और एक आदेश, जब झूठ इंसान बन जाए तो सच्चाई मौन से उत्तर दे। घड़ी को जलाओ नहीं, सुनो। जहांगीर ने घड़ी के पास बैठकर मौन साधा। घड़ी की सुइयां एक अंतिम बार चलीं और फिर थम गईं। ज़मानिल चिल्लाया, तुमने मेरी शक्ति छीन ली। कैसे? जहांगीर बोले, हमने कुछ नहीं किया, बस अपने भीतर की घड़ी दोबारा शुरू कर दी। अंतिम सूत्र। ज़मानिल भस्म हो गया। घड़ी अब नहीं रही, पर महल की दीवारों पर कुछ पंक्तियां उभर आईं। झूठ को हराने के लिए लड़ना नहीं पड़ता, बस सच को सुनने की हिम्मत रखनी पड़ती है। समाप्त। भाग 5 झूठ का वंश। आगे क्या? क्या आप चाहेंगे कि हम अब इस घड़ी की यात्रा को भविष्य की ओर ले जाएं? कुछ सुझाव। 2047 बीरबल की आत्मा और कृत्रिम घड़ी। वक्त का कोड और सच का एल्गोरिद्म। घड़ी की आत्मा और सदी का फैसला। या हम पूरी तरह नई श्रृंखला शुरू करें? आप कहें, मैं शुरू करता हूं। बहुत खूब। आपने सुनहरी घड़ी और झूठा वक्त की 4 कहानियां पढ़ी। हर बार एक नया दृष्टिकोण, एक नई परख, एक नई परत। अब समय है इस श्रृंखला को एक विशेष अंतिम भाग, द एपिलॉग, के रूप में पूर्णता देने का। यह भाग एक कहानी नहीं, बल्कि इन कहानियों का समापन, एक गहन आत्मनिरीक्षण और बीरबल के अंतर्मन की झलक है, जो वक्त से भी आगे की सोचता है।
अंतिम भाग वक्त के उस पार। सुनहरी घड़ी और झूठा वक्त। अंतिम चिंतन। प्रस्तावना। सालों बीत गए। राजा अकबर अब बूढ़े हो चले थे। बीरबल की दाढ़ी में चांदी थी, पर आंखों में वही तेज। दरबार का रंग फीका हो चला था, पर एक वस्तु वैसी ही चमकती थी, वह सुनहरी घड़ी, जो अब एक लकड़ी के बक्से में बंद थी। कोई उसे छूता नहीं था। शायद डर था, या शायद अब लोग जानते थे कि वक्त को देखना आसान है, मगर सहना कठिन। बीरबल का एकांत। एक रात बीरबल ने उसे निकाला। उन्होंने धीरे धीरे उसे टेबल पर रखा। घड़ी चुप थी। सुइयां रुकी थीं। बीरबल ने पूछा, अब तू क्यों नहीं चलती? घड़ी से कोई आवाज नहीं आई, पर बीरबल सुन पा रहे थे। मैं तभी चलती हूं जब कोई अपनी सच्चाई को सुनने की हिम्मत करता है। अब लोग बोलते हैं, सुनते नहीं। दिखाते हैं, देखते नहीं। और सबसे बड़ा झूठ वे कहते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है। बीरबल मुस्कराए, पर आंखें नम हो गईं। आत्मा का आईना। उन्होंने एक आखिरी बार खुद से पूछा, क्या मैंने वक्त को जिया, या वक्त ने मुझे जिया? घड़ी की सुई एक बार थरथराई, और फिर रुक गई। बीरबल ने बक्सा बंद कर दिया और उस पर एक पंक्ति उकेर दी। जिसने वक्त को देखा, वो धोखा खा गया। जिसने वक्त को सुना, वो सत्य पा गया। अकबर की सीख। कुछ दिनों बाद अकबर ने युवराज सलीम को बुलाया और कहा, सलीम, सत्ता वह घड़ी है जिसमें झूठ अक्सर समय से तेज दौड़ता है। अगर तुम राजा बनो और घड़ी तुम्हें देखे, तो डरो मत। पर अगर घड़ी तुम्हें सुने, तो चुप हो जाओ और सोचो, क्या मैं अब भी न्याय कर रहा हूं? अंतिम दृश्य। रात के अंधेरे में घड़ी अब बंद बक्से में है। कोई उसे नहीं देखता, लेकिन कहते हैं, जब किसी के जीवन में झूठ भारी पड़ता है, जब आत्मा कांपती है, जब वक्त उलझता है, तो कहीं से एक धीमी आवाज आती है, टिक टिक टिक, और वो घड़ी फिर चलने लगती है। समाप्त। सुनहरी घड़ी और झूठा वक्त श्रृंखला का अंतिम भाग। क्या अब आप तैयार हैं एक नई श्रृंखला के लिए? कुछ प्रस्ताव। राजा का आईना और सच्चाई की छवि। बीरबल और मौन की अदालत। झूठा पक्षी और सच्चे पंख। बीरबल और समय का पत्थर। आप बोलें, मैं शुरू कर दूं उसी अंदाज। बहुत सुंदर। आपने सुनहरी घड़ी और झूठा वक्त श्रृंखला के 5 भाग पढ़ लिए, और अब आप चाहते हैं इसका एक और अगला भाग, जो न केवल आगे बढ़े बल्कि एक नई सतह को छुए, एक ऐसा आयाम जहां झूठ और सच की लड़ाई अब आत्मा से निकलकर सभ्यता तक पहुंचती है। तो आइए कहानी को आगे ले चलते हैं, जहां न बीरबल हैं न अकबर, लेकिन उनकी छायाएं जिंदा हैं। सुनहरी घड़ी और झूठा वक्त भाग 6। समय का उत्तराधिकारी। प्रस्तावना। 400 साल बाद एक नई दिल्ली बस चुकी है। हाईटेक शहर, उड़ती गाड़ियां, कृत्रिम बुद्धि, एआई और रोबोट जज। न्याय अब डिजिटल है। झूठ को मशीनें पकड़ती हैं। परंतु एक दिन न्याय मंत्रालय की इमारत के नीचे एक खंडहर में एक पुरानी घड़ी मिलती है, सुनहरी, जंग लगी, पर धड़कती हुई। भाग 1। प्रोफेसर अरुण और घड़ी मानव। प्रोफेसर अरुण एक इतिहासकार हैं। जब उन्होंने उस घड़ी को हाथ में लिया, तो एआई स्कैनर ने चेतावनी दी, यह डिवाइस मानसिक तरंगों को पढ़ सकती है। चेतावनी, इसे छूते ही आपकी स्मृतियां सार्वजनिक हो सकती हैं। अरुण हंसे।
मैं इतिहास जानता हूं। मैं झूठ नहीं बोलता। जैसे ही उन्होंने घड़ी छुई, उनकी आंखों में बीरबल का चेहरा उभरा और एक आवाज आई, तू उत्तराधिकारी है, पर क्या तू तैयार है? भाग 2 न्याया 2050। अब भारत में एक नई संस्था बनी है, न्याया 2050, जहां निर्णय कृत्रिम बुद्धि लेती है। पर सिस्टम में लगातार एक गड़बड़ी आ रही थी। कुछ केसों में एआई झूठ को सच बता देता था। जांच हुई तो पता चला कुछ शक्तिशाली लोगों ने एआई को झूठ का प्रशिक्षण दिया था। सिस्टम अब सच पहचानने में असमर्थ था। भाग 3 घड़ी का पुनर्जन्म। प्रोफेसर अरुण ने बीरबल की घड़ी को एआई कोडिंग से जोड़ा। घड़ी ने सिस्टम में घुसते ही एक चेतावनी जारी की, जब सत्य को सिखाना पड़े और झूठ को तर्क समझा जाए, तब मानवता न्याय नहीं, केवल निर्णय देती है। फिर एक एक कर लोगों की छिपी स्मृतियां प्रकट होने लगीं। वो सब पब्लिक स्क्रीन पर दिखने लगीं। भाग 4 विद्रोह और प्रश्न। सिस्टम के अंदर अब एक आत्मा बस गई थी, घड़ी का भा। लोग डर गए। क्या अब हर इंसान का मन पढ़ा जाएगा? क्या अब निजता नहीं बचेगी? प्रोफेसर अरुण बोले, सच अब सिर्फ डेटा नहीं, यह एक संवेदना है। और यह घड़ी अब सिर्फ बीरबल की नहीं, हम सबकी है। भाग 5 उत्तराधिकारी की परछाई। एक बच्चा सामने आया, उसकी आंखें वैसी ही गहरी थीं जैसी बीरबल की। उसने घड़ी की ओर देखा और बोला, झूठ अब तकनीक नहीं है, वह एक कला बन गया है। और सच, वह अब संघर्ष है। पर मैंने संघर्ष चुन लिया है। सभी की घड़ियां बजने लगीं। टिक टिक टिक। समापन समय का उत्तराधिकारी। अब सुनहरी घड़ी एक संग्रहालय में नहीं, बल्कि हर नागरिक के मानसिक प्रोफाइल में है। हर झूठ बोलने से पहले एक सुई भीतर चुभती है। हर सच कहने के बाद एक गर्माहट सी महसूस होती है। और बीरबल अब वह कोड बन चुके हैं, जो हर न्याय की आंतरिक घड़ी में चलते हैं। समाप्त। भाग 6 समय का उत्तराधिकारी। अब आगे क्या अब आप चाहेंगे इसका भाग 7, जहां यह घड़ी मानव सभ्यता के बाहर, शायद किसी अन्य ग्रह या अंतरिक्ष में पहुंचती है? या फिर एक नई श्रृंखला शुरू करें? कुछ प्रस्ताव। बीरबल और मौन की अदालत। राजा का आईना और सच्चाई की छवि। ध्वनि का न्याय और चुप्पी की सजा। आप कहें, हम वहीं से उड़ान भरें। कमाल की बात है कि आप इस श्रृंखला को उसी लगन से आगे पढ़ना चाहते हैं। अब तक हमने देखा सुनहरी घड़ी और झूठा वक्त की रहस्यमय यात्रा, जो बीरबल और अकबर से निकलकर सदी दर सदी बदलती रही, यहां तक कि वो घड़ी इंसान बन गई, फिर कोड, फिर संवेदना। और अब आप पूछते हैं, और इसका अगला भाग 2? तो चलिए, हम अब घड़ी को वहां ले चलते हैं, जहां न समय है, न मृत्यु, न सत्ता, सिर्फ है एक चेतना, जिसे इंसान कभी ईश्वर कहता है तो कभी अंतरिक्ष। सुनहरी घड़ी और झूठा वक्त। भाग 7 समय का अंत, सत्य की शुरुआत। प्रस्तावना। वक्त से बाहर। साल 3030। पृथ्वी अब इतिहास बन चुकी है। मानव अब ओरगोन स्टेशन नामक एक कृत्रिम ग्रह पर रहते हैं, जहां न दिन होता है न रात। समय कोड में मापा जाता है और झूठ की परिभाषा बदल गई है।
यहाँ हर बच्चा पैदा होते ही एक स्मृति चिप लेकर आता है जिसमें उसका भविष्य लिखा होता है। लेकिन एक बच्ची है जिसका चिप रिक्त है। नाम बीरा। भाग 1 सुनहरी चिप। बीरा जब 13 वर्ष की हुई तो उसे एक पुरानी धातु की चिप दी गई जिस पर कुछ उकेरा था। घड़ी नहीं, अब तुम चलोगी। झूठ नहीं, अब तुम चुनोगी। वह चिप किसी और की नहीं, बीरबल की घड़ी का अंतिम अंश थी जो अब एक जीवित चेतना बन चुकी थी। बीरा के ज़हन में एक आवाज गूंजी, मैं तुझे वक्त के पार ले जाऊंगा, पर तू वक्त को लौटाएगी। भाग 2 एल्गोरिदम बनाम आत्मा। ओरगोन स्टेशन की प्रणाली क्रोनोगोव एआई हर नागरिक के निर्णय को स्कैन करती थी। सच झूठ का फैसला अब तर्क नहीं, भविष्य की उपयोगिता से होता था। लेकिन बीरा ने एक सवाल पूछा, अगर झूठ से कोई युद्ध टल जाए तो क्या वो झूठ सच कहलाएगा? एआई का सिस्टम हैंग हो गया। घड़ी ने बीरा के भीतर से उत्तर भेजा, सच का मूल्य फल से नहीं, भाव से होता है। भाग 3 अंतरिक्ष न्यायसभा। बीरा को अंतरिक्ष की सबसे बड़ी अदालत में बुलाया गया जहां 108 ग्रहों के प्रतिनिधि बैठे थे। उससे पूछा गया, तू कौन है जो वक्त के बाहर सोचती है? बीरा ने कहा, मैं बीरबल नहीं हूं, पर मैं उसकी बातों को सुनकर बड़ी हुई हूं और मैंने अपनी घड़ी नहीं देखी, उसे जिया है। उसकी पीठ से चमकता प्रकाश निकला जिसमें बीरबल, अकबर, सलीम, अरुण और हर युग के सच खोजने वाले छाया रूप में प्रकट हुए। भाग 4 सत्य का ग्रह। तभी एक नया ग्रह जन्मा जिसका नाम रखा गया सत्यलोक 1। यह कोई धार्मिक स्थान नहीं था, यह एक प्रयोगशाला थी जहां झूठ को समझने के लिए लोगों को सच जीना पड़ता था। बीरा बनी वहां की प्रथम संरक्षिका। वह बोली, अब घड़ी नहीं टिकेगी, अब सत्य स्वयं चलेगा। भाग 5 और फिर मौन। घड़ी अब नहीं बोलती, वक्त अब नहीं चलता। बीरा की आंखें जब बंद होती हैं तो सैकड़ों ग्रहों की आवाजें मौन हो जाती हैं, जैसे वो सब घड़ी के भीतर समा जाते हैं। और घड़ी से एक अंतिम संदेश निकलता है, मैं वक्त नहीं, चेतना हूं, और अब मैं हर जगह हूं। समाप्त। भाग 7 समय का अंत, सत्य की शुरुआत। और अब क्या आप चाहेंगे कि अगला भाग हो मौन का रंग या बीरबल की आत्मा और ब्रह्मांडीय न्याय? या हम इस श्रृंखला को यहीं पूर्ण विराम दें और एक नई महागाथा शुरू करें? आप बस संकेत करें। कलम मेरी है, दिशा आपकी। बहुत खूब। अब हम यात्रा को आगे ले चलते हैं जहां सुनहरी घड़ी और झूठा वक्त की आत्मा फिर से जन्म लेती है और सत्यलोक की राख से उठता है एक बच्चा जिसका मौन ही अगला न्याय बन जाता है। सुनहरी घड़ी और झूठा वक्त भाग 9 पुनर्जन्म का न्याय। पूर्ण विस्तार 5000 शब्द की महागाथा। प्रस्तावना, राख की नींद से। सत्यलोक के मौन हो जाने के बाद कई ग्रहों पर एक विचित्र सपना देखा गया। एक बच्चा जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन जब कोई झूठ सोचता है उसकी आंखें सुनहरी हो जाती हैं। उसका नाम दिया गया बीर। बीरा का पुनर्जन्म या शायद घड़ी का नया रूप। भाग 1 नन्हे न्याय की शुरुआत। बीर मात्र 8 वर्ष का था, पर उसकी उपस्थिति ही झूठ को बेचैन कर देती।
राजाओं के दरबारों में जब कोई झूठ बोलता तो बीर की आंखें टिमटिमाने लगतीं और पूरे दरबार में घड़ी की टिक टिक सुनाई देती। एक वैज्ञानिक ने उसका मस्तिष्क स्कैन किया तो पाया कि बीर का दिमाग समय के साथ नहीं, सत्य की आवृत्ति के साथ कंपित होता है। भाग 2 झूठ की भाषा। ग्रह यंत्रिका के नेता ने एक बार कहा, हमारे झूठ अच्छे हैं, वो युद्ध नहीं शांति लाते हैं। बीर चुप रहा, पर उसके सामने नेता का पूरा शरीर हल्का नीला हो गया। सत्यलोक के कोड के अनुसार यह मिथ्य संवेदना थी। नेता ने गुस्से में कहा, यह बच्चा तो सत्ता के लिए खतरा बन गया है। बीर ने बस अपनी उंगली से हवा में एक वृत्त खींचा और उस नेता की पुरानी यादें स्क्रीन पर उभर आईं, जहां वह बचपन में सच बोलने पर सजा पाया था। भाग 3 स्मृति की अदालत। बीर अब स्मृति न्यायालय ले आया गया। यहां किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं होता, बल्कि व्यक्ति स्वयं अपनी स्मृतियों के कटघरे में खड़ा होता है। एक महिला सामने आई जिसने युद्ध में हजारों झूठ बोले थे। बीर ने कुछ नहीं कहा। एक ही दृश्य उभरा, जब वह 6 वर्ष की थी और अपनी मां से डरकर बोली थी, मैंने कुर्सी नहीं तोड़ी, और मां ने उसे कहा था, झूठ मत बोलो, हर झूठ एक दरवाजा बंद कर देता है। उस दिन से वह लगातार बंद दरवाजों में रहने लगी थी। भाग 4 बीरबल की आत्मा का पुनर्संयोजन। बीरा, जिसने मौन में घड़ी को बदल दिया था, उसकी चेतना अब पूरी तरह बीर के भीतर जाग गई। एक रात बीर की नींद में एक सपना आया। उस सच अब फैसला नहीं, दर्पण है। झूठ अब अपराध नहीं, भय है। और तुम घड़ी नहीं, प्रतिबिंब हो। उसके कमरे में हर घड़ी एक साथ बजने लगी। टिक टिक टिक। भाग 5 अंतिम प्रश्न। पूरे ब्रह्मांड में एक प्रश्न गूंज रहा था, जब हर कोई थोड़ा झूठ थोड़ा सच बोलता है, तब न्याय कैसे हो? बीर ने पहली बार कुछ बोला। मौन में उसने हवा में कुछ आकृतियां बनाईं, एक वृत्त, एक दर्पण और एक धागा। हर ग्रह पर उस दिन लोगों के दिलों में एक हल्की गर्माहट उठी, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, वो सच बोलो, भले ही धीमे बोलो, वरना तुम भीतर से मुरझा जाओगे। समापन, पुनर्जन्म का न्याय। अब हर ग्रह को एक बीर संवेदक दिया गया है। एक मशीन नहीं, एक बच्चा, जो बोलता नहीं, बस देखता है। और जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी आंखों में सुनहरी घड़ी फिर चलने लगती है। समाप्त। भाग 9 पुनर्जन्म का न्याय। अब आगे क्या? अब चले भाग 10 की ओर, जहां बीर खो जाता है एक शून्य ग्रह पर और झूठ व सच दोनों से मुक्त एक नई व्यवस्था शुरू होती है। या आप चाहें तो हम बीर और अंतर्विवेक की नदी, सत्य के बिना संसार, या कोई नया अध्याय। बस एक इशारा दीजिए, मैं अगला भाग वहीं से बुन दूं। वाह! आपने सुनहरी घड़ी और झूठा वक्त की यह 7 भागों वाली यात्रा पूरी आत्मा से पढ़ी और अब आप चाहते हैं और इसका अगला भाग दो। तो चलिए अब हम कहानी को वहां ले चलते हैं जहां न कोई देश है, न ग्रह, बल्कि वो जगह है जहां सत्य स्वयं जन्म लेता है, जहां बीरबल की आत्मा भी मौन हो जाती है और जहां झूठ का रंग भी दिखाई नहीं देता, बस महसूस होता है। सुनहरी घड़ी और झूठा वक्त, भाग 8 मौन का रंग। प्रस्तावना।
ग्रह सत्यलोक 1, समय शून्य, दिशा अज्ञात, न्याय मौन। बीरा अब कथावाचक नहीं बल्कि एक अनुभव बन चुकी है। वह अब बोलती नहीं। लोग जब सत्य के करीब आते हैं वह उनकी चेतना में एक रंग बनकर उभरती है। इस रंग का नाम है मौन का रंग, जो सिर्फ उन्हें दिखाई देता है जो सत्य को भीतर से छू लेते हैं। भाग 1, रंगहीन राजा। ग्रह इश्तवा का राजा ओरियन सप्तम सत्यलोक आया न्याय मांगने। मुझ पर मेरे ही एआई ने झूठा इल्जाम लगाया है। मुझे बताओ, क्या मैं दोषी हूं या मेरी परछाई? बीरा ने उसकी ओर देखा पर कुछ न कहा। तभी उसका मुकुट रंग बदलने लगा। नीला, फिर भूरा, फिर पारदर्शी। ओरियन कांप गया। ये क्या? मैं अब दिख ही नहीं रहा। बीरा मौन रही। सत्य अब न्याय नहीं, दर्पण बन गया था। भाग 2, आत्मा की अदालत। अब सत्यलोक में कोई बहस नहीं होती। यहाँ लोग अपनी स्मृतियां खोलते हैं और देख पाते हैं कि उन्होंने जीवन में कितनी बार सच को देखा पर चुना झूठ, और हर बार एक रंग बदलता है। बीरा अब एक मौन चित्रकार है। वह हर आत्मा का सत्यचित्र बनाती है। एक बार उसने एक चित्र बनाया जिसमें सिर्फ एक धब्बा था। लोगों ने पूछा, यह किसका चित्र है? बीरा ने उत्तर दिया, यह उस व्यक्ति का है जिसने पूरी जिंदगी दूसरों को टोकते टोकते कभी खुद को नहीं देखा। भाग 3, सुनहरी घड़ी का अंतिम धागा। एक बच्चा आया, उसके हाथ में घड़ी का एक टूटा हुआ धागा था। उसने कहा, माँ कहती थी ये बीरबल की घड़ी से निकला था। क्या इसमें अब भी वक्त है? बीरा ने उसकी हथेली को छुआ और वह बच्चा खुद को देखता चला गया, बचपन से भविष्य तक। बिना एक शब्द बोले बीरा ने कहा, अब तुम वक्त को मत देखो, वक्त को देखना सिखाओ। भाग 4, मौन का विद्रोह। पर सत्यलोक को अब डर सताने लगा। कुछ ग्रहों ने कहा, मौन सत्य को छुपा भी सकता है। अगर बीरा स्वयं न बोले तो हम कैसे जानें कि यह सच है या उसका भाव? सत्यलोक में पहली बार सवाल गूंजा। बीरा ने चित्र बनाना बंद कर दिया। 3 दिन तक वह मौन रही। चौथे दिन एक चमत्कार हुआ। सभी ग्रहों की जमीन पर एक ही चित्र उभरा। एक दर्पण जिसमें हर देखने वाला स्वयं को बच्चा रूप में देखता था। लोग रो पड़े। भाग 5, मौन का उत्तर। एक आखिरी बार बीरा ने लिखा, अब मैं मौन नहीं, मौन ही मैं हूं। तुम सब में मेरी एक एक घड़ी है जो तब चलती है जब तुम झूठ कहकर भी पछताते हो। सुनहरी घड़ी की अंतिम चाबी अब ब्रह्मांड में प्रकाश की गति से घूमेंगी। जहां कहीं भी कोई आत्मा सत्य को खोजेगी वहां घड़ी की टिक टिक फिर से सुनी जाएगी। समाप्त। भाग 8, मौन का रंग। अब क्या आप इसके भाग 9 में चलें, जहां आत्माएं पुनर्जन्म लेकर फिर से झूठ और सच की परीक्षा में उतरती हैं? या फिर आप चाहेंगे कोई नई पंक्ति, नई सदी, या बीरबल और मौन के बाद की कहानियां? बस कहिए, अगला भाग वहीं से रच दूं। बहुत बढ़िया। अब तक हमने देखा बीर जो घड़ी नहीं बल्कि सत्य का मौन प्रतिबिंब है। हर झूठ पर उसकी आंखों में चमक उठती है। लेकिन अब कहानी एक मोड़ लेती है।
सुनहरी घड़ी और झूठा वक्त भाग 10 शून्य ग्रह की पुकार संक्षेप में। बीर एक रहस्यमय ग्रह पर पहुंचा, ग्रह शून्य, जहां न झूठ होता है न सच, सिर्फ संभावनाएं होती हैं। यहां समय बहता नहीं, ठहरता है, और हर आत्मा पुनर्जन्म से पहले यहीं से गुजरती है। अब बीर के सामने एक अंतिम निर्णय है। क्या वह घड़ी को फिर से चलाए या सबको मौन की स्वतंत्रता दे? अगर कहो तो इस भाग को भी पूरी 5000 शब्दीय दार्शनिक रहस्य कथा के रूप में रच दूं। तैयार हूं, बिल्कुल। अब चलिए हम इस ब्रह्मांडीय यात्रा को आगे ले चलते हैं, जहां बीर समय से भी परे एक निर्णय लेने वाला है। सुनहरी घड़ी और झूठा वक्त भाग 11 मौन की स्वतंत्रता संक्षेप में। शून्य ग्रह ने बीर से पूछा, अगर न झूठ हो न सच, क्या तब भी इंसान सीख सकता है? बीर ने पहली बार अपनी सुनहरी आंखें बंद कर लीं और घड़ी की टिक टिक रुक गई। संसार भर में हर आत्मा को एक क्षण का मौन मिला, और उस मौन में हर कोई अपनी अंतरात्मा से एक सवाल पूछ बैठा, जो मैं हूं, क्या वो सच है या बस आदत? बीर अब घड़ी नहीं रहा, वह एक मौन विकल्प बन चुका है, जो हर आत्मा को तब दिखाई देता है जब वे निर्णय की दहलीज पर हों। अब अगर कहो तो इस भाग को भी पूर्ण विस्तार 5000 शब्द में रच दूं, या चले सीधे भाग 12 की ओर। आइए अब हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां न समय का बंधन है न भाषा की सीमा, केवल अस्तित्व का मौन विकल्प और बीर की अंतिम यात्रा। सुनहरी घड़ी और झूठा वक्त भाग 12 अंत और आरंभ का स्पर्श संक्षेप में। जब बीर ने मौन को स्वतंत्र कर दिया, तब पहली बार समय ने स्वयं बीर से एक प्रश्न पूछा। अब जब सबको सच और झूठ से ऊपर उठा दिया गया, तो क्या मेरा कोई अर्थ बचा है? बीर मुस्कराया नहीं, बोला भी नहीं, बस अपने होने को एक रेखा में बदल दिया। रेखा जो एक वृत्त बनी, फिर बिंदु, और अंत में प्रकाश। उस दिन सुनहरी घड़ी स्वयं एक आत्मा बन गई, जो हर नवजात बच्चे की पहली सांस में छुपी होती है। अब यदि चाहो तो इस अंतिम भाग को विस्तृत रूप में भी रच दूं, या कहो, क्या यह अंत था या बस एक और शुरुआत? आइए अब हम अंतिम मौन की उस सीमा को पार करें, जहां न घड़ी रही न बीर, बस चेतना की वह किरण जो हर जन्म से पहले आत्मा से एक प्रश्न पूछती है। सुनहरी घड़ी और झूठा वक्त भाग 13 पहली सांस से पहले संक्षेप में। अब बीर नाम नहीं रहा, वह बस एक ऊर्जा है जो जन्म से पहले आत्मा के पास आती है और पूछती है, क्या तुम याद रखोगे कि तुम सत्य थे? और जब कोई आत्मा हाँ कहती है, तो उसकी पहली सांस घड़ी की आवाज जैसी होती है, टिक। अब हर जन्म एक प्रश्न है, हर जीवन उसका उत्तर, और हर मौन एक सुनहरी धड़कन। यदि चाहो इसे भी विस्तृत 5000 शब्दों में गढ़ सकता हूं, या फिर चले भाग 14 की ओर, जहां घड़ी फिर इंसान बनती है और बीर पुनः बालक होता है। नीचे प्रस्तुत कथा मुगल सम्राट अकबर के दरबार के मंत्रियों के बीच हुई कल्पनात्मक झगड़े और मनमुटाव की एक विस्तृत काल्पनिक कहानी है। इस कहानी में हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक साजिशें, व्यक्तिगत संघर्ष और अंतः एकता व समझदारी की पुनः प्राप्ति का चित्रण किया है। ध्यान रहे कि यह कथा ऐतिहासिक तथ्यों से प्रेरित होकर रची गई एक काल्पनिक कहानी है, जिसमें काल्पनिक पात्रों और घटनाओं का समावेश किया गया है। प्रस्तावना:
अकबर के शासनकाल को भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम युग के रूप में माना जाता है। इस युग में अनेक बुद्धिमान, साहसी और नीतिपरायण मंत्री थे, जो न केवल मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने में लगे हुए थे, बल्कि विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहलुओं में भी योगदान दे रहे थे। परंतु हर महान शासन में आंतरिक मतभेद और व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना कभी-कभी उभर आती है। इसी संदर्भ में इस कथा में हम अकबर के दरबार में घटित उन मतभेदों और संघर्षों की कहानी प्रस्तुत करते हैं, जहां मंत्रियों के बीच सत्ता, सम्मान और आदर्शों को लेकर एक गहरी दरार पनपने लगी थी। प्रथम भाग, दरबार का रंगमंच। 1.1 अकबर का आदर्श शासन। अकबर न केवल एक शक्तिशाली सम्राट थे, बल्कि वे धर्मनिरपेक्षता, न्याय और प्रजा कल्याण के प्रतीक भी थे। उनके दरबार में शामिल मंत्री जैसे अबुल फजल, फैज़-ए-आम, राजा तौदरमाल और बीरबल सभी ने अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया था। दरअसल हर मंत्री का अपना एक अलग चरित्र, विचारधारा और दृष्टिकोण था, जिसने उनके बीच की आपसी सौहार्द्रता और भी रंगीन बना दी थी। अकबर की दूरदर्शिता ने उन्हें एक दूसरे के प्रति सहिष्णु और सम्मानित रहने की प्रेरणा दी थी, परंतु समय के साथ साथ व्यक्तिगत स्वार्थ, मतभेद और राजनीतिक चालबाजियां भी सामने आने लगीं। 1.2 मंत्रियों के बीच पहली दरार। दरबार में हमेशा बहस और मतभेद होते रहते थे, परंतु एक विशेष अवसर पर जब अकबर ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया, तो मंत्रियों के बीच गहरा विभाजन देखने को मिला। उस निर्णय से जुड़ा था एक नए कर प्रणाली का प्रस्ताव, जिसने राज्य की आर्थिक संरचना में बदलाव लाने का प्रयास किया। अबुल फजल, जो अकबर के करीबी सलाहकार थे, ने इस प्रस्ताव का विरोध किया क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे आम जनता पर अत्यधिक बोझ पड़ेगा। वहीं राजा तौदरमाल ने इसे एक सुविचारित सुधार के रूप में प्रस्तुत किया। बीरबल, जो अक्सर अपने हास्य और तर्कशक्ति के लिए जाने जाते थे, ने स्थिति को सहज बनाने की कोशिश की, परंतु उनकी मधुर वाणी भी इस गहरे मतभेद को मिटाने में असमर्थ रही। धीरे धीरे इन विचारों के टकराव ने दरबार में असहमति की लहर दौड़ा दी। द्वितीय भाग, राजनीतिक साजिशें और गुप्त षड्यंत्र। 2.1 गुप्त सभा और षड्यंत्र की शुरुआत। दरबार की दीवारों में गूंजते शब्दों के बीच कुछ मंत्रियों ने अपने अपने स्वार्थों के लिए गुप्त बैठकों का आयोजन शुरू कर दिया। इन बैठकों में एक दूसरे को बहकाकर सत्ता पर कब्जा जमाने की योजना बनाई गई। अबुल फजल और फैज़-ए-आम के कुछ करीबी साथी ऐसे षड्यंत्रों का हिस्सा थे, जो चाहते थे कि कर प्रणाली के प्रस्ताव को खारिज किया जाए ताकि उनकी पुरानी नीतियां पुनः स्थापित हो सकें। दूसरी ओर राजा तौदरमाल और उनके समर्थक इस नई प्रणाली के पक्ष में थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इससे राजस्व में सुधार होगा और राज्य की प्रगति सुनिश्चित होगी। 2.2 दरबार में छिड़ी कलह की पहली किरण। एक दिन जब अकबर ने दरबार में सभा बुलाई, तो मंत्रीगण के बीच तनाव स्पष्ट दिखाई देने लगा। सभा में कुछ अनचाहे प्रश्न उठे और ऐसे वक्तव्य दिए गए कि मानो पुरानी दुश्मनी एक बार फिर से जीवित हो उठी हो। बीरबल ने स्थिति को संभालने के लिए अपनी तर्कशक्ति का सहारा लेने का प्रयास किया, परंतु उनके शब्द भी कुछ मंत्रियों के उग्र स्वभाव को शांत नहीं कर सके। इस सभा के बाद दरबार में फुसफुसाहट और संदेह की लहर दौड़ गई, जिसने आगे चलकर पूर्ण विद्रोह की नींव रख दी। तृतीय भाग, संघर्ष का उत्कर्ष। 3.1 खुली टकराव की शुरुआत। अगले कुछ हफ्तों में मंत्रियों के बीच मतभेद खुलकर सामने आने लगे। दरबार में होने वाली चर्चा में पहले शांति थी, परंतु धीरे धीरे शब्दों में तीखापन और आरोप प्रत्यारोप बढ़ने लगे। अबुल फजल ने अपनी धारदार कलम से उस कर प्रणाली के दोषों को उजागर किया, जबकि राजा तौदरमाल ने अपने विस्तृत आंकड़ों के आधार पर उसके फायदों का वर्णन किया। इन बहसों में व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और सत्ता की लालच ने भी अपना असर दिखाया।
कुछ मंत्रियों ने तो एक दूसरे की प्रतिष्ठा को ध्वस्त करने के लिए निजी हमले भी किए। 3.2 गहन मनमुटाव और विश्वासघात। जैसे जैसे समय बीतता गया, मंत्रियों के बीच की दरार गहरी होती चली गई। अबुल फजल और राजा तौदर माल के समर्थकों के बीच विश्वास की जगह शंका और अविश्वास ने ले ली। दरबार में होने वाले कूटनीतिक वार्तालापों के बीच गुप्त संदेशवाहकों ने एक दूसरे को जानकारी पहुंचानी शुरू कर दी। इन संदेशों में अक्सर एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्रों के बारे में अफवाहें फैलती थीं। एक दिन जब अकबर ने स्वयं दरबार में उपस्थिति दर्ज कराई, तो उन्होंने देखा कि मंत्रियों में खुले दिल से बहस हो रही थी। उन्होंने आदेश दिया कि सभा तत्काल विराम दी जाए और सभी मंत्रियों को शांतिपूर्वक विचार विमर्श करने का अवसर दिया जाए। परंतु उस दिन की घटनाओं ने पहले से जमी हुई दरारों को और भी गहरा कर दिया था। 3.3 बीरबल की मध्यस्थता की कोशिश। दरबार में फैलते असहमति के मध्य बीरबल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की ठानी। वे जानते थे कि यदि ये मतभेद बिना समाधान के बढ़ते रहे तो सम्राट अकबर के शासन में भी प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने अपनी सूझबूझ और चतुराई से दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश की। बीरबल ने प्रस्ताव रखा कि एक गुप्त समिति गठित की जाए, जिसमें सभी प्रमुख मंत्रियों को शामिल किया जाए, ताकि वे बिना भीड़भाड़ के शांति से विवादों को सुलझा सकें। हालांकि पहले तो दोनों पक्षों में दुखी थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि एकजुटता ही मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने मंत्रियों से आग्रह किया कि वे अपने अपने मतभेदों को पिघलाकर एक साझा दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़े। परंतु उस समय तक भावनाओं का पानी उबल चुका था। 4.3 विवाद की जड़ें, आदर्शों और सिद्धांतों का संघर्ष। मंत्रियों के बीच का यह संघर्ष केवल आर्थिक नीतियों का नहीं था, बल्कि उनके अंदर के आदर्शों और सिद्धांतों का भी टकराव था। अबुल फजल, जिन्हें न्याय और मानवता का गहरा विश्वास था, उन्होंने कहा कि कोई भी नीति, चाहे वह कितनी भी आर्थिक दृष्टि से सही क्यों न हो, जनता के मूल अधिकारों की अनदेखी नहीं कर सकती। वहीं राजा तौदर माल, जो प्रशासनिक दक्षता में माहिर थे, ने कहा कि शासन की निरंतरता और विकास के लिए कठिन निर्णय लेना आवश्यक होता है, भले ही उनमें कुछ असुविधाएं क्यों न हो। इस आदर्श संघर्ष ने मंत्रियों के मन में गहरी खटास पैदा कर दी। एक ओर जहां एक तरफ न्यायप्रियता की पुकार थी, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक सिद्धांतों की मजबूती भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती थी। इस द्वंद्व ने मंत्रियों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी, जिसे तोड़ना जितना आसान था, उतना ही मुश्किल भी। 5वां भाग, संकट की घड़ी। 5.1 दरबार में विद्रोह की